हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की बायोलॉजी लेकर आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है जीवों में जन्म। देखिए, जीवों में जन्म से मतलब ये है कि पहले हम लोगों को जानना है कि पृथ्वी पर जीवों का जन्म कैसे हुआ है। तो जो पृथ्वी पर जीवों का जो जन्म हुआ है वह देखा जाए तो इन सूक्ष्म तत्वों से मिलकर जीवों का निर्माण हुआ है। और जो भी जीवधारी होता है, पृथ्वी पर जिस भी जीवधारी की जन्म होती है, जन्म होने के उपरांत वह वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद वो उसका परिपक्वन होता है। परिपक्वन करने के बाद वह अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने के बाद क्या होती है, उनकी वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था बाद क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी डेथ अवश्य होती है। ठीक है, कोई इमोर्टल नहीं होता है। कहने का ये मतलब होता है कि कोई भी जीवधारी जो होता है वह अमृत तो नहीं होता है। ठीक है, उनकी किसी न किसी भी समय क्या होती है, मृत्यु अवश्य होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ इसमें देखेंगे कि जीवधारी, कुछ जीवधारियों का नाम देखेंगे और उसके जीवन काल के बारे में थोड़ा समझेंगे, उनका जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जैसे दिया है हाथी। हाथी का जीवन काल 75 वर्ष होता है। दूसरा है कुत्ता। कुत्ता का जीवन काल जो होता है 15 से 16 वर्ष होता है। दोस्तों, इसके बाद तितली। तितली का जीवन काल जो होता है 1 से 2 सप्ताह का होता है। ठीक, उसके बाद कौवा होता है। कौवा का जीवन काल जो होता है 15 से 16 वर्ष होता है। इसके बाद गाय आती है, तो गाय का जो जीवन काल होता है 26 से 27 वर्ष का होता है। ठीक, इसके बाद तोता आता है, तो तोता का जो जीवन काल होता है वह 140 वर्ष होता है। ठीक, तोता के बाद आते हैं मगरमच्छ। तो मगरमच्छ का जो जीवन काल होता है वह 60 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है घोड़ा। घोड़ा का जो जीवन काल होता है वह 50 वर्ष होता है। उसके बाद आती है ड्रोसोफिला मक्खी। ड्रोसोफिला मक्खी का जो जीवन काल होता है वह 30 वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कछुआ। कछुआ का जो जीवन काल होता है वह 200 से 250 वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद आती है धान। तो धान के पौधे का जो जीवन काल होता है वह 3 से 4 माह का होता है। उसके बाद आते हैं गेहूं। गेहूं के पौधे का जो जीवन काल होता है वह 4 से 4.5 माह का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है गुलाब। गुलाब के जो पौधे का जीवन काल होता है वह 5 से 7 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है केला। केले का जो पौधे का जीवन काल होता है वह 25 वर्ष का होता है। उसके बाद आते हैं पीपल। तो पीपल के पौधे का जो जीवन काल होता है वह 2000 वर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर में चलते हैं। तो आगे चैप्टर में हम लोगों को सर्वप्रथम जानना है कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन, इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए भाई, रिप्रोडक्शन एक वह जैविक क्रिया होती है जिसके उपरांत नए जीवधारियों का जन्म होता है। कहने का ये मतलब होती है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके उपरांत एक नए जीवधारी का जन्म होता है। ठीक है, प्रजनन के उपरांत नए जीवधारी को जो जन्म होता है तो नए जो जीवधारी होते हैं वह वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। वह भी जैविक क्रिया करने के उपरांत अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रजनन के प्रकार होते हैं। तो प्रजनन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। तो कौन कौन से भाई? प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। चलिए भाई, तो प्रजनन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। 2 प्रकार में देखिएगा, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो हम लोग आता है उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई। दूसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई। तो प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। चलिए भाई, तो हम लोग इसमें फर्स्ट डिस्कशन करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, मतलब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का डिस्कशन करना हम लोगों को। तो देखिएगा, फर्स्ट है अलैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक ही जीव के द्वारा नए जीव के निर्माण होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है। इसमें 2 जीवधारी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें एक ही जीवधारी के द्वारा क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। यह विधियां कौन कौन है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, इसमें फर्स्ट इसकी विधियां आती हैं जिसे हम लोग कहते हैं द्विविभाजन।
ठीक है, द्विविभाजन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। सेकेंड आती है इसमें बहुविखंडन जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है, बहुविखंडन जिसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। तीसरा आता है प्लाज्मोटोमी, ठीक है, और चौथा आता है मुकुलन जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बडिंग, ठीक। पांचवा आता है बड, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कलिका, ठीक। और इसके बाद 6 जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्पोरुलेशन, ठीक है। और 7वां जो स्टेप आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं खंडी भवन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे फ्रैगमेंटेशन, ठीक। इसके बाद जो 8वां स्टेप आता है उसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन करने का ये मतलब होता है भाई कि रीजनरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। उसके बाद जो 9वां स्टेप आता है उसे हम लोग कहते हैं कायिक प्रजनन या कायिक जनन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। तो ये जितने भी हैं ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, तो ये कुल मिला के 9 प्रकार के हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस जो अलैंगिक जनन की जो विधियां होती है ये 9 स्टेप में है, इनको हम लोग सीक्वेंस से देखते हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियों में से फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट है द्विविभाजन, जिसे कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है भाई। देखिए द्विविभाजन से कहने से ये तात्पर्य होता है कि द्वि मतलब क्या होता है भाई, द्वि मतलब 2 भागों में विभाजित कर देना, ठीक है। जैसा कि हमने ये मार्कर लिया है तो सिंपल सी बातें हैं कि मैंने इसको ओपन, ठीक है, कैप ओपन कर दिया, ये 2 भागों में क्या हो गया बट गया, ठीक है। तो 2 भागों में विभाजित होने का मतलब होता है कि 2 भागों में विभाजित होना, ठीक। तो द्विविभाजन की मुख्यतः कितनी विधियां होती है, इसकी भी मुख्यतः 4 विधियां होती है, देखिए द्विविभाजन की, ठीक है। इसमें इसका परिभाषा देखा जाए इसमें ऐसा लिखा जाता है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी भी जीवधारी का निर्माण 2 भागों के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक जीवधारी रहेगा इसमें और वह क्या करेगा 2 भागों में विभाजित होकर 2 जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसकी भी कितनी विधियां होती हैं, 4 विधियां होती हैं। तो फर्स्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं लंबवत, लंबवत द्विविभाजन, ठीक है। और दूसरा जो होता है सरल द्विविभाजन, तीसरा आता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन, ठीक। और इसके बाद फोर्थ जो आता है तिर्यक द्विविभाजन, ठीक है भाई। चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं लंबवत द्विविभाजन क्या होता है। लंबवत करने का ये मतलब होता है कि इसमें जो जीवधारी होता है, ठीक है, वह पूरे, ठीक, जैसे ये जीवधारी है तो यहाँ से लंबवत, ठीक, यहाँ इस स्थान से क्या होता है ये डिवीजन करता है और ये जीवधारी 2 भागों में विभाजित होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे लंबवत द्विविभाजन। जैसा कि इसका एग्जाम्पल होगा यूलिना, ठीक है। चलिए देखिए यूलिना में कैसे होता है, तो ये स्ट्रक्चर यूलिना का है, ये उसे कहते हैं कशाभिका, इसे कहते हैं कशाभिका। ये क्या होता है केंद्र, ठीक है। अब ये क्या करेगा जब लंबवत द्विविभाजन करता है तो ये जो फ्लैजिला होता है ये 2 भागों में डिवीजन करने लगता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस पूर्ण रूप से देखा जाए तो यहाँ से अलग होता है, ये ऐसा अलग होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये केंद्र कब क्या कर रहा है डिवीजन कर रहा है, जब केंद्र डिवीजन करता है तो इसके बाद क्या होती है नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो ये
ये केंद्रक हुआ, ये फ्लैजिला हुआ। ठीक है, यहाँ सब क्या करेगा, ये लंबवत दिखेगा, ये लंबवत डिवीजन कर रहा है। ठीक है, और लंबवत डिवीजन करने के बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो ये क्या करेगा, 2 यूनिना बना लेता है। ये केंद्रक हुआ, ये फ्लैजिला हुआ, ये 2। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये पुत्री कोशिकाएं होंगी। ठीक है, ये जो जनक कोशिका था, जनक कोशिका डिवीजन किया, यहाँ से केंद्रक का डिवीजन किया, और ये लंबवत डिवीजन हो रहा था, देखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से केंद्रक भी डिवीजन कर रहा था, और केंद्रक जब डिवीजन कर गया तो 2 भागों में बट गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी स्टेप में। दूसरी स्टेप में देखिएगा, दूसरा है सरल द्विविभाजन। ठीक है, सरल द्विविभाजन में क्या होता है कि इसमें जो जीव होता है वह सिंपल तरीके से 2 भागों में विभाजित होने के बाद 2 जीवधारी का निर्माण कर लेता है। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। ठीक है, अमीबा का आकार जो इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ये क्या करता है, ये केंद्रक जो होती है वो डिवीजन करता है। ठीक है, जब ये केंद्रक डिवीजन करता है, ये केंद्रक डिवीजन करने के बाद क्या करता है, 2 अमीबा का निर्माण कर लेता है। यहाँ दिखाते हैं नीचे ऐसे, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जब क्रिया होगी तो ये क्या करेगा, 2 अमीबा का निर्माण कर लेगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक, ये 2 अमीबा है, इसे हम लोग कहेंगे पुत्री कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाएं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आता है स्टेप, तीसरा आता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ठीक है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन का एग्जाम्पल होता है इसमें, ठीक है, जीवाणु, इसके बाद इष्ट होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन में क्या होता है कि जैसे जीवाणु का क्या होता है, अनुप्रस्थ भागों से वो कट करता है। ठीक है, या भागों से टूटता है, उसके बाद 2 भागों में क्या करता है, डिवीजन करके 2 जीवधारी का निर्माण कर लेता है। जैसा कि जीवाणु है, तो ये हम लोग जीवाणु को देखते हैं, तो ये जीवाणु की कोशिका भित्ति हो गई, ये, और ये जीवाणु का क्या है, न्यूक्लियोइड, या इसे हम लोग कह सकते हैं डीएनए। इसे क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। ठीक है भाई, अब ये क्या करता है, जो डीएनए डिवीजन करता है, जो डीएनए डिवीजन करने के बाद क्या करता है, ये 2 भागों में बंटने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियस, इसका जो डीएनए है ये क्या करता है, 2 भागों में बंटने लगता है। जब 2 भागों में बंटने लगता है तो यहाँ से क्या करता है, ये पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये यहाँ से इसका न्यूक्लियोटाइड 2 भागों में बढ़ गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जब हम लोग, तो ये क्या होता है, यहाँ से 2 जीवाणु कोशिकाएं बन जाती है। ये जीवाणु कोशिका अलग बनती है, ये जीवाणु कोशिकाएं अलग। अब ये दोनों क्या हो गए, संतति कोशिकाएं हो गई। संतति कोशिकाएं। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग आते हैं 4th स्टेप में। 4th में जाते हैं तो 4th का होता है तिर्यक द्विभाजन। ठीक है, तिर्यक करने का ये मतलब होता है कि यह तिर्यक द्विभाजन करता है। ठीक है, तिर्यक से हम लोग जब कट करते हैं तो ये क्या करता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में बढ़ने के बाद क्या करता है, 2 जीवधारियों का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल होता है ओपेलाइना। ओपेलाइन। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्रजनन की और विधियां भी हैं, तो बहुविखंडन। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, देखिए ये द्विभाजन था, इसका हम लोग देखते हैं बहुविखंडन। दूसरा बहुविखंडन। ठीक है,
मल्टीपल फिजन, ठीक है। और बहुविखंडन क्या होता है, ठीक। तो बहुविखंडन देखिएगा क्या होता है, इसमें जो जीवधारी होता है, ठीक है, जीवधारी के शरीर में क्या होते हैं, अनेक बीजाणु बनते हैं। बीजाणु बनने के बाद क्या होते हैं, वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद क्या होते हैं, नए जीवों का निर्माण करने लगते हैं। तो उससे क्या होती है, बहुविखंडन। करने का यह मतलब होता है कि एक से अधिक भागों में विखंडित होना, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुविखंडन। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अमीबा, ठीक है। बहुविखंडन में क्या एग्जाम्पल होगा, अमीबा, ठीक है। जैसा कि देखेंगे हम लोग अमीबा का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अमीबा का ये स्ट्रक्चर होता है, ये होती है त्रिस्तरीय, ठीक है। ये होती है त्रिस्तरीय पुटी भित्ति, पुटी भित्ति, ठीक है भाई। ये त्रिस्तरीय पुटी भित्ति होती है और इसके अंदर होता है, ये है केंद्रक, इसे हम लोग कहेंगे केंद्रक, ठीक है भाई। ये क्या है, केंद्रक है। और इसके बाद इसके अंदर ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है भाई। चलिए देखिए ये क्या है, अमीबा, ठीक, ये अमीबा है, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा क्या होता है, इसमें जो होती है इसकी, ये जो त्रिस्तरीय पुटिका भित्ति होती है, ये क्या होती है, धीरे धीरे रप्चर होता है, ठीक है भाई। तो हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर। देखिए रप्चर होते हुए दिखाई दे रहा है भित्ति इसकी कोशिका, ठीक। और इसके बाद जो इसके अंदर के केंद्रक होते हैं, ठीक है, वो केंद्रक क्या होता है, डिवीजन कर जाते हैं, ठीक है। और डिवीजन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, बीजाणु अमीबा बनाते हैं, बीजाणु अमीबा बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, फटी हुई पुटी भित्ति, ठीक है भाई। ये फटी हुई पुटी भित्ति है। अब ये क्या करता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा। अब इसके बाद जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, ये ठीक है, यहां से क्या होते हैं, जब रप्चर हो जाती है तो ये क्या होते हैं, बीजाणु अमीबा बाहर आते हैं, ठीक है। ये है बीजाणु अमीबाभ, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट जब कर जाता है तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, नया अमीबा, ठीक है। अब नया अमीबा का निर्माण हो गया, ठीक। तो इसमें ऐसे होता है बहुविखंडन में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेप देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा आता है प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी, ठीक है। तो प्लाज्मोटोमी से मतलब होता है कि प्लाज्मा से निर्माण हो किसी भी का। इसमें किसका परिभाषा क्या होता है, एक बहुकोशिकीय, ठीक है, एक बहुकेंद्रकी जीव, ठीक है, जो बिना केंद्रक विभाजन के बहुकेंद्रकी जीवों का निर्माण करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्लाज्मोटोमी। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि जब वो बहुकेंद्रकीय जीवों का निर्माण कर रहा है तो वह बिना केंद्रक डिवीजन कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सिंपल सी बात है कि प्लाज्मा से निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं प्लाज्मोटोमी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो होता है ओपेलाइना, ओपेलाइना, ठीक है भाई। चलिए तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का वीडियो देखेंगे, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद।